प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 वर्षों की यात्रा में उनका अडिग संकल्प और कई ऐतिहासिक फैसले रहे हैं जो उन्हें बेमिसाल बनाते हैं। आजादी के बाद जन्मे वे पहले प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता भी हैं। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे नेता हैं। पीएम मोदी का मूल मंत्र संकल्प से सिद्धि रहा है, जिसे वे अक्सर दोहराते हैं। पीएम मोदी 24 वर्षों तक लगातार संवैधानिक पदों पर रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल संभालने वाले दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई 2025 को कार्यालय में 4078 लगातार दिन पूरे किए। अब उनसे आगे सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 16 साल और 286 दिन तक देश का नेतृत्व किया था। 9 जून 2024 को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद पीएम मोदी फिर से देश के विकास की रफ्तार को और धार देने में जुट गए हैं। उनके नेतृत्व में आर्थिक मोर्चे के साथ साथ रक्षा, सामाजिक कल्याण, रोजगार, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बड़े काम हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस अमृतकाल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के शासन में कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनके दोस्ताना व्यवहार ने उन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में ही नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी। पीएम मोदी ने इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास की इकोनॉमी का डायरेक्शन सेट कर दिया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में यह ऐलान किया गया कि 12 लाख रुपए तक की कुल आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग को 75,000 का अतिरिक्त कर लाभ भी दिया जाएगा। ये फैसला मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कुछ ही महीने पहले बजट सत्र के दौरान ही वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित कराया था। इस बिल में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ ही वक्फ बाई यूजर का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। वक्फ की घोषित की गई किसी संपत्ति को लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अब 3 स्तर पर अपील सिस्टम भी होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 26 सैलानियों की जान चली गई थी। इस हमले के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की खूनी साजिश पर वाटर स्ट्राइक करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु वाटर ट्रीटी स्थगित करने का ऐलान कर दिया। सरकार ने इस फैसले की जानकारी पाकिस्तान को भी दे दी थी। दोनों देशों के बीच ये समझौता 1960 में हुआ था। पीएम मोदी के सिंधु वाटर ट्रीटी स्थगित करने के फैसले से अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले ने पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त पीएम ने आतंकियों को मिट्टी मिलाने की कसम खाई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत सैन्य बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही वहां के पंजाब प्रांत में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को मिसाइल स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जनगणना के साथ जातियों की गिनती की जाएगी। इसे जनगणना 2027 नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का लोकार्पण किया। कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए बाकी देश से जोड़ने वाले इस पुल की लागत 1500 करोड़ रुपए आई है।
ये रेल ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस ब्रिज के लोकार्पण के साथ ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो गया है। इससे हर मौसम में कश्मीर के देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो गई है। कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने की योजना अंग्रेजों ने भी बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे। लेकिन 1983 की ये रेल परियोजना अब मूर्त रूप ले चुकी है और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहले साल की ये बड़ी उपलब्धियों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। जन्मदिन के खास मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। एमपी के धार में वो एक विशाल टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पीएम मोदी और लगातार 2 बार पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में उच्च स्तर पर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को जब पीएम मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो पूरी दुनिया में उनके नाम का जयघोष गूंजने लगा। दुनिया के सबसे मशहूर नेताओं की फहरिस्त में शुमार पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। गुजरात के आम प्रचारकों से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने का पीएम मोदी का सफर काफी प्रेरणादायक है। पीएम मोदी के स्कूल के दोस्त बताते हैं कि वो बचपन से ही काफी महत्वाकांक्षी थे। उन्हें किताब पढ़ना बेहद पसंद था। वो स्कूल में बहस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। वो स्थानीय लाइब्रेरी में पढ़ते हुए घंटों बिता देते थे। उन्हें बचपन से स्विमिंग भी बहुत पसंद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जीवन वडनगर में चाय बेचने से लेकर 75 वर्ष की आयु में 24 वर्षों तक संवैधानिक पदों पर रहने तक का एक कीर्तिमान है, जिसमें 13 वर्ष गुजरात के सीएम और 11 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में शामिल हैं। 1987 में आरएसएस के संगठन सचिव के रूप में उन्होंने गुजरात में बीजेपी को मजबूत किया, जिसमें पार्टी 1985 की 11 सीटों से 1995 में 121 सीटों तक पहुंची। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15वें बीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान पीएम मोदी की इंडिया फर्स्ट नीति और मेक इन इंडिया की पहल की सराहना की थी। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार भारत को सर्वोपरि रखने की नीति से प्रेरित होकर परिस्थितियां बना रही है। हमारा मानना है कि भारत में निवेश लाभदायक है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई खटास के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र पीएम मोदी की प्रशंसा करने से नहीं कतराते। पीएम मोदी को लेकर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा पीएम मोदी का मित्र रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, वो महान हैं। वहीं बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मैं आने वाले सप्ताह में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को बॉस तक कह दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था और उन्हें पीएम मोदी जैसा कोई नहीं मिला। पीएम मोदी बॉस हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से कहा था कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं भी आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूं। वहीं बाद में उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, इटली और भारत एक गहरी दोस्ती से जुड़े हुए हैं। सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी भी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और विनिर्माण उद्योगों के निरंतर समर्थन के तहत भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। परिणाम स्वरूप भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। पिछले साल सितंबर के महीने में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और क्वाड सुरक्षा समूह के माध्यम से मजबूत संबंध बनाने को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की थी।
बंगा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्विपक्षीय और क्वाड के माध्यम से दोनों ही रूपों में अमेरिका के साथ बेहद मजबूत संबंध बना रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही यही उनकी रणनीति रही है। इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए वो रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर दीर्घकालिक जुड़ाव सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न में मंगल और चंद्रमा स्थित है। मंगल और चंद्रमा की युति महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही लग्न के स्वामी मंगल इनकी राशि के मध्य में स्थित होकर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति क्या संकेत देती है? चंद्र मंगल युति ये योग जातक को सफल नेता, वकील, डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। रोचक राजयोग मंगल अपनी ही राशि से होकर रोचक राजयोग बना रहा है। मंगल छठे और पहले भाव का स्वामी है और लग्न में है, जिसके कारण उसके विरोधी उस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मूंथा प्रथम भाव में है, जो एक अनुकूल स्थिति है। सितंबर 2026 तक उन्हें सर्वांगीण प्रगति और अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे। वो अपने विरोधियों को पराजित करने में सक्षम होंगे, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और वे आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध बनेंगे। नरेंद्र मोदी की कुंडली की वर्तमान स्थिति राहु कुंभ लग्न में उपस्थित है। शनि दूसरे भाव मीन में, बृहस्पति पांचवें भाव मिथुन में, चंद्रमा छठे भाव कर्क में, अपनी ही राशि में, शुक्र और केतु सातवें घर में युति, मंगल तुला राशि में, भाग्य भाव नवम भाव में है। ये दशा संकेत देती है कि 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति और भारत का सम्मान विश्व भर में और अधिक बढ़ जाएगा। इसका अर्थ है कि 2027 तक उन्हें कोई भी पद से नहीं हटा सकता। हालांकि 2026 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब केंद्र सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही संघर्ष वाला जीवन जीने वाले मोदी ने पारिवारिक चाय की दुकान में काम किया, लेकिन पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई और लोकल लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते थे। 1971-74 के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में भाग लिया और 1975 की इमरजेंसी में जन विरोध आंदोलन में सक्रिय रहे। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान गुजरात मॉडल को विकास की मिसाल बना दिया। इसके चलते उन्होंने गुजरात राज्य में लगातार चुनाव जीते। आगे चलकर उनकी छवि दिग्गज प्रशासक के रूप में बनी। साल 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली, फिर 2019 में दोबारा जीत हासिल की और 2024 में तीसरी पारी भी शुरू की है। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, जन कल्याण योजनाओं, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, डिजिटल इंडिया आदि और आधारभूत ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद डिजिटल इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। भारत के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला। उनके नेतृत्व में बनी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बनी। उनकी अगुवाई में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का परचम और ऊंचाई पर जाकर फहराने लगा है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। 3500 एकड़ में फैला ये हरियाली से घिरा केंद्र उन जानवरों के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बना जो कभी शिकार, अवैध व्यापार और प्राकृतिक आवास की बर्बादी का शिकार हुए थे। यहाँ शेर, चीते जैसे ताकतवर जानवरों से लेकर दुर्लभ प्रजातियों तक सभी के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था है। वनतारा में न सिर्फ इन जीवों को बचाया जाता है, बल्कि उन्हें फलने फूलने का पूरा अवसर भी दिया जाता है। जंगल सफारी के दौरान पीएम मोदी का अलग ही अंदाज नजर आता है। सिर पर टोपी और हाथों में कैमरा लिए प्रधानमंत्री का लुक देखने लायक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। गिर के जंगलों में जानवरों की तस्वीर अपने कैमरे में क्लिक करते अक्सर देखे जाते हैं। जंगलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही वहां रहने वाले दुर्लभ वन्य जीवों को करीब से देखा और उनकी तस्वीरें भी खींची। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए संरक्षण प्रयासों को याद करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि सामूहिक प्रयासों से शेरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के सुपरहिट शो मैन वर्सेस वाइल्ड में भी नजर आए। फोटो में आप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं वो जंगल में है और उन्होंने अपने हाथ में भाले नुमा चीज थाम रखी है। ये जंगल उत्तराखंड में मौजूद जिम कॉर्बेट के हैं। इन जंगलों में पीएम मोदी का पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं है। इस फोटो में आप जिस दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं वो बेयर ग्रिल्स है। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं या एनिमल प्लैनेट देखते हैं तो यकीनन आपने इनका मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड जरूर देखा होगा। बेयर ग्रिल्स के कारनामे आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नामीबिया और चीता में क्या कुछ खास रिश्ता है जिससे ये सभी एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नामीबिया और चीतों की कहानी एक अनूठी और ऐतिहासिक परियोजनाओं से जुड़ी है जिसका मकसद भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की वापसी करना है। इस कड़ी में भारत में पहली बार नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए। एशियाई चीता कभी भारत के जंगलों में बड़ी संख्या में पाए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 2023 में शुरू की गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अब तेजी से दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय संरक्षण मिशनों में शामिल हो रही है। नेपाल के आधिकारिक तौर पर सदस्य बनने के साथ अब इस संगठन में 90 देश जुड़ चुके हैं। ये वैश्विक गठबंधन बड़ी बिल्लियों की 7 प्रमुख प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए देशों को एक मंच पर लाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन शेयर्ड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी पर आधारित है जिसमें पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण विश्व स्तरीय प्राथमिकता बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा पर थे तो उनके प्लेन की जिद्दा में लैंडिंग से पहले सऊदी एयर स्पेस में एक अनोखा नजारा देखने को मिला था। पीएम मोदी के प्लेन को रॉयल सऊदी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। जिद्दा के आसमान में पीएम मोदी का विशेष सम्मान किया गया। विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट कर लिखा, दोस्ती की ऊंची उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के एक विशेष संकेत के रूप में उनके विमान को सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही रॉयल सऊदी वायुसेना ने एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में खूब रोमांच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस फाइटर जेट में जब अपनी उड़ान भरी तो तस्वीरें भी साझा की और कहा कि तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था जिससे हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरा विश्वास काफी बढ़ गया है और मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। वायुसेना और नौसेना द्वारा संचालित 2 सीटों वाले ट्रेनर में प्रधानमंत्री ने उड़ान भरने के बाद काफी रोमांच महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी K9 वज्र टैंक की भी सवारी करते हैं। पीएम मोदी ने सूरत के हजीरा LNDT में तैयार सेना के लिए सबसे शक्तिशाली K9 वज्र टैंक को जब देश को समर्पित किया, इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस टैंक की सवारी कर इसका जायजा भी लिया। मेक इन इंडिया के तहत बने इस टैंक से सेना की ताकत तो बढ़ ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस टैंक में सवार होने के बाद देश के जवानों का हौसला और बढ़ गया। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा ही जवानों संग दिवाली पर्व मनाते हैं। लद्दाख के कारगिल में जवानों के साथ त्योहार मनाते हैं, सैनिकों को अपने परिवार के रूप में संबोधित करते हैं। पीएम मोदी अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं, मेरी दिवाली की मिठास और चमक देश के वीर जवानों के बीच में है। 2016 में पीएम ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक चौकी पर भारत तिब्बत सीमा पुलिसकर्मियों के साथ दिवाली मनाई थी। 2017 में वो जम्मू कश्मीर के बादीपुरा जिले की गुरेज घाटी में एक सीमा चौकी पर गए थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। 2019 में प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के साथ राजौरी जिले में दिवाली मनाई, जिन्होंने सैनिकों को अपने परिवार के रूप में बुलाया था। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विचार प्रस्तावित किए। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी 2015 से 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेते हुए नजर आए हैं। इस उम्र में भी पीएम मोदी काफी फिट नजर आते हैं। उनकी फिटनेस का राज योग और उनका खान पान है।
पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उनकी पहल के बाद ही हर साल योग दिवस मनाए जाने लगा। पीएम मोदी का खान पान हमेशा से ही काफी सादा रहा है। बचपन के दिनों से ही घर की तंगहाली के कारण उनका जीवन काफी सादा रहा है। बचपन के दिनों में पीएम मोदी की मां हीराबेन उन्हें नाश्ते में चाय के साथ बाजरे की रोटी दिया करती थी। लंच में पीएम मोदी के घर कढ़ी बनती थी और रात में खाने में खिचड़ी। पीएम मोदी के घर तभी सब्जी या गेहूं की रोटी बनती थी जब कोई मेहमान आता था। 1995 में जब पीएम मोदी दिल्ली आए थे, उनकी खान पान की आदतें काफी साधारण थी। गुजरात वापस लौटने पर उन्होंने अपनी डाइट में काफी बदलाव किए। पीएम मोदी को चाय काफी पसंद है। इसके बावजूद उन्होंने रोजाना चाय पीना काफी कम कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने मसाला चाय भी काफी कम कर दी। जब वो गुजरात में सीएम थे, उस समय की बात है, मंच से वापस लौटने के बाद पीएम मोदी ने कहा था, मैं ग्रीन टी से तंग आ चुका हूँ, अगर हो सके तो मेरे लिए ढाबे वाली चाय का बंदोबस्त करा दे। पीएम मोदी की आग्रह पर मसाला चाय की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन ऐसा दुर्लभ ही था जब उन्होंने किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा प्रकट की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियम निष्ठा के बेहद पक्के हैं। ये बात हम सबको पता है कि वे नवरात्रि के दौरान पूरे नियम निष्ठा के साथ 9 दिन तक उपवास रखते हैं। बचपन से ही ये उनके संस्कारों में बसा हुआ है। वो साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। इस दौरान पानी और नींबू के सिवा एक तिनका भी मुंह में नहीं लेते। व्यक्तिगत अनुशासन के प्रति पीएम मोदी इतने समर्पित हैं कि चाहे कितना भी व्यस्त दिनचर्या क्यों न हो, वो हर साल ऐसा जरूर करते हैं। कई बार ऐसे कठिन मौके आए जिनमें फास्ट रखना उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अपने प्रवास में पहले नवरात्रि के दौरान काफी आनंद लिया करते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद उनकी व्यस्तताओं ने इस आनंद में खलल डाला। अब वो हर साल गुजरात इन नवरात्रि के दौरान जा भी नहीं पाते हैं। 2022 में नवरात्रि के समय ही गुजरात की एक सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दर्द को हल्के फुल्के अंदाज में बयां किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1991 में अयोध्या से सोमनाथ तक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे। उनके ऊपर गुजरात में आडवाणी की रथ यात्रा का प्रबंध का भार था, लेकिन उस समय नवरात्रि थी। पीएम नरेंद्र मोदी उस समय भी उपवास कर रहे थे और उपवास करते हुए गुजरात में इस रथ यात्रा का ऐतिहासिक प्रबंध किया था, जिसमें यह रथ यात्रा गुजरात के 600 गांवों से निकली थी। लेकिन इस दौरान 9 दिनों तक उनके मुंह में पानी के सिवा एक तिनका भी नहीं गया। इतना ही नहीं, वे पूरे देश में रथ यात्रा के साथ बने रहे थे। सितंबर 2001 में नरेंद्र मोदी को अचानक गुजरात का सीएम बनाया गया। उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कच्छ भूकंप में ध्वस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण करना था। पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा टास्क यही था। उस समय सीएम टीम में शामिल आनंदीबेन पटेल कहती हैं कि मोदी जी सुबह से लेकर देर रात तक कच्छ में ही अपना समय बिताते थे। वो विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लेते थे और मौके पर मौजूद रहते थे। हम सब उनके साथ ही थे। उस दौरान भी नवरात्रि थी। जब हम सब खा रहे होते तो वे केवल पानी पीकर रहते थे। कभी कभी उसमें लेमन जूस, शहद मिला दिया करते थे। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिनों का व्रत तोड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो यम नियम का पालन करेंगे। 11 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया। वो सिर्फ नारियल पानी पर रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जता दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा दिशा बदल सकती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं और कई बड़े फैसले लिए गए। उन फैसलों में पीएम मोदी की छवि ऐसी बनी कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं और नई लीग बनाने की भी कोशिश करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस की सरकारें कभी गंभीर नहीं रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़ा कदम रहा। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमली जामा पहनाया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बावजूद मोदी सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक नीतियां लागू की गई। इस कड़ी में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। इस पहल ने हर घर में सुरक्षित और पर्याप्त जल सुनिश्चित करके लोगों के जीवन को बदल दिया है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि पानी से होने वाली बीमारियां कम हुई हैं। महिलाओं को रोज पानी लाने की परेशानी से भी मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में तब भारत ने कोरोना वैक्सीन को इजाद किया और उसे पूरे देशवासियों को उपलब्ध कराया। ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था। इतना ही नहीं, भारत ने कई देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि में अयोध्या राम मंदिर निर्माण रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ। 550 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजे। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण भी कराया। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम की गद्दी को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ दांव लगाया तो वाराणसी को लोकसभा चुनाव क्षेत्र के तौर पर चुना। तब उस वक्त उन्होंने वाराणसी की जनता से कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उनका यही बयान उस समय चुनावी नारा बन गया। वाराणसी से उनको बम्पर जीत मिली और फिर अच्छे दिन के वादे के साथ पहली बार प्रधानमंत्री बन नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में शुरू की गई जन धन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए। सरकार की योजनाओं द्वारा दिए जाने वाली वित्तीय सहायता भी इन्हीं खातों के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन गई। महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले खुद झाड़ू उठाया और गंदगी को साफ करना शुरू किया। इसके बाद करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण भी हुआ। इस अभियान का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। रसोई में धुएं से मुक्ति मिली और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। भारत में पहले करोड़ों घरों का चूल्हा लकड़ी या उपलों से जलता था, जिसके धुएं से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें दुनिया के 26 से ज्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। हाल ही में घाना और ब्राजील ने उन्हें अपना सबसे प्रतिष्ठित नागरिक अवार्ड देकर इस सूची में शामिल किया है। घाना सरकार ने मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से नवाजा है। यह अवार्ड मोदी को उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता और भारत घाना संबंधों को मजबूत करने में अहम योगदान के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित हो चुके हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी सैन्य सम्मान
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स, एंजेला मार्केल जैसे अन्य प्रमुख विश्व नेताओं की श्रेणी में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस सम्मान है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वी ने पीएम मोदी को ये सम्मान दिया है। ये सम्मान भारत और ब्राजील के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल दुनिया के सबसे व्यस्ततम व्यक्तियों में है। इसके बावजूद वे अपनी हेल्थ को बेहद प्राथमिकता देते हैं। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर किताब के लेखक सुदेश वर्मा के मुताबिक जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे सुबह उठकर सबसे पहले वॉक करते थे। पीएम बनने के बाद भी उनका ये रूटीन जारी है। इसके बाद वे हर हाल में योग करते हैं। सूर्य नमस्कार उनका पसंदीदा आसन है और फिर ध्यान पर फोकस करते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा विदेशी संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक विदेशी सांसदों को 17 बार संबोधित किया है। ये संख्या उनके सभी कांग्रेसी पूर्ववर्तियों के कुल संबोधनों के बराबर है। पीएम मोदी ने यह उपलब्धि हाल ही में 5 देशों की यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और नामीबिया की संसदों में दिए गए अपने नवीनतम भाषणों के साथ हासिल की है। पूर्व पीएम में विदेशी सांसदों को मनमोहन सिंह ने सबसे अधिक 7 बार संबोधित किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी का नंबर है, जिन्होंने 4 बार विदेशी सांसदों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया। ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों पर भारत ने रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूती दी है। पीएम मोदी नेतृत्व में भारत और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। अंतर सरकारी आयोग के माध्यम से नियमित वार्ता में व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और विजन की दुनिया भर के नेता तारीफ करते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया फर्स्ट नीति और मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की इंडिया फर्स्ट नीति और मेक इन इंडिया पहल की सराहना की है। अल्बेनीज ने पीएम मोदी को सभा में मंच पर बॉस कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और नीतियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं। नरेंद्र मोदी बचपन से संगठन कार्य में सक्रिय रहे। बाद में गुजरात में बड़े आपदा प्रबंधन के अनुभवों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व संभाला। उनके सफर की शुरुआत आरएसएस से हुई। आपातकाल के दौरान भी वे इसके खिलाफ चले आंदोलन का हिस्सा बने। उनके विचारों पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव है, जिसने उनके आध्यात्मिक और सेवा सम्मुख दृष्टिकोण को आकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की कहानी संघर्ष और समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा है। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व और विराट व्यक्तित्व से भारत को एक नई दिशा दी है। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और जन समर्थन ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया है। वो एक मजबूत नेता हैं जो अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारत और विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी को बचपन से साधु जीवन और सन्यास बहुत पसंद था। एक बार वो घर छोड़कर भी चले गए थे। 6 भाई बहनों के परिवार में नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी में गुजरा है। वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान थी और वे स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे। वे युवावस्था की दहलीज पर थे और महज 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां हीराबेन के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान के लिए जाने जाते हैं। मां के निधन पर लिखे 17 पन्नों के भावुक पत्र से लेकर 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर उनके आशीर्वाद लेने के भावुक पल तक कई मौके पर उनकी ममता और स्नेह झलकता रहा, जो पीएम मोदी के जीवन में अपनी मां के महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां हीराबेन से खास लगाव था। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब और जब प्रधानमंत्री बने तब भी
अपने बिजी शेड्यूल से भी अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए टाइम निकाल लिया करते थे और अपनी मां से मिलने अहमदाबाद जाया करते थे। इस दौरान उनकी मां आशीर्वाद के तौर पर उन्हें 101 रुपए जरूर देती थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर सिंपल सा कुर्ता और टाइट फिटिंग वाला पाजामा ही पहनते हैं। नरेंद्र मोदी जब संघ में थे तभी से कुर्ते की बाह को छोटी करवा लेते थे। ऐसा वो इसलिए करवाते थे क्योंकि इससे कुर्ता ज्यादा गंदा नहीं होता था और आरामदायक भी रहता था। आज वही कुर्ता मोदी ब्रांड बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन में अभिनय का शौक रहा है। 2013 में मोदी पर लिखी गई किताब द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी के मुताबिक जब वे 13-14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्कूल के बाकी बच्चों के साथ एक नाटक में हिस्सा लिया था। ये नाटक गुजराती में था जिसका नाम पीलू फूल था। पीएम नरेंद्र मोदी को पतंगबाजी का काफी शौक है। गुजरात के सीएम रहते हुए वे मकर संक्रांति पर बड़ी पतंगबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते थे। पीएम बनने से पहले भी वे पतंगबाजी प्रतियोगिता में एक्टर सलमान खान के साथ नजर आए थे और सलमान खान के साथ उन्होंने पतंग भी उड़ाई थी। पीएम मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं। उनके नाश्ते में उबला हुआ या रोस्टेड फूड होता है। हालांकि खाना खाने तक वे थोड़ा बहुत स्नैक्स लेते रहते हैं। उनका पसंदीदा व्यंजन खिचड़ी है। इसके अलावा कढ़ी, उपमा, गुजराती खाखड़ा उनका पसंदीदा आहार है। भोजन में दाल चावल खाते हैं। वे कभी कभी सहजन का पराठा भी खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फेवरेट खेल के बारे में साल 2023 में मन की बात के एक कार्यक्रम में बताया था। एक एथलीट के पूछे सवाल पर पीएम मोदी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत हर खेल में खूब आगे बढ़े। इसके लिए उनका प्रयास भी जारी है। इसके बाद उन्होंने हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और खो खो का जिक्र किया था और कहा था कि ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हैं और वे चाहते हैं कि भारत को इन खेलों में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को बचपन में पेन कलेक्ट करने का शौक था। वो फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आज भी फाउंटेन पेन सबसे ज्यादा पसंद है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से आज तक के सफर में फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मोंट ब्लैंक नाम की कंपनी का पेन यूज करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को घड़ी पहनने का भी शौक है। वो ज्यादा साज सज्जा नहीं करते, लेकिन उनके पहनावे में घड़ी एक जरूर हिस्सा है। वो हमेशा हाथ में घड़ी पहनते हैं। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कलाई पर हमेशा घड़ी उल्टी पहनते हैं। इसे लेकर पीएम मोदी का कहना था कि वे अक्सर मीटिंग में रहते हैं। मीटिंग में उल्टी घड़ी बांधने से समय देखने में आसानी होती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो टाइम देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फोटोग्राफी के शौकीन हैं। इन्हें कई बार फोटोग्राफी करते हुए देखा गया है। पीएम मोदी अगर कहीं नई जगह जाते हैं तो उसके फोटो क्लिक करते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते हैं। साल 2022 में पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क गए थे, जहां पीएम मोदी फोटोग्राफी करते नजर आए थे।